Hello everyone, myself Ashutosh Singh. Welcome back to the R Academy channel. Students, we have already studied about introduction of cell biology and prokaryotic cell and their components with the functions. So dear students, पिछले वीडियो में हमने सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ा. सेल को किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया ये भी देखा. उसके बाद में हमने सेल के टाइप्स भी देखे कि सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है और दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स होता है. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के हमने कंपोनेंट्स देखे, उसके फंक्शंस भी देखे, कैसे वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं हमने ये भी देखा. Now it's time to continue with the eukaryotic cell and their components with the functions. So stay tuned till the end of the video to understand the concept in easy way. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल्स. तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, इसके डेफिनेशंस को देखेंगे. उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है ये भी देखेंगे. उसके बाद में ये यूकैरियोटिक सेल्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी हम देखेंगे. सेकेंड पॉइंट है हमारा सेल वॉल. तो सेल वॉल कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है और कौन से ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होता है, और उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके फंक्शंस कैसे होते हैं, और ये सेल वॉल किससे बना होता है, मतलब इसका कंपोजिशंस क्या होता है ये भी हम देखने वाले हैं. थर्ड पॉइंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी हम स्ट्रक्चर, फंक्शंस और कंपोजिशंस को देखेंगे. और फाइनली हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक होगा वो साइटोप्लाज्म्स होगा. तो साइटोप्लाज्म्स के जो हम स्ट्रक्चर हैं उसको देखेंगे, उसके फंक्शंस को देखेंगे, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखेंगे और उसके कंपोजिशन को देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द यूकैरियोटिक सेल्स. तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, इसके डेफिनेशंस को देखेंगे. उसके बाद में ये देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है. उसके बाद में इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हम ये देखेंगे. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. तो डेफिनेशंस है सेल इन विच द न्यूक्लियस हैज़ अ डेफिनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर, रिमेंबर द पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन एज अ यूकैरियोटिक सेल्स. तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. उसका जो न्यूक्लियस होता है, उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि वो सेल तो है नहीं, सेल के अंदर का क्या है, कंपोनेंट है, न्यूक्लियस है. तो इसलिए हम उसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, ये प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है और फंगाई में. तो मेनली आज हम प्लांट्स को देखेंगे और एनिमल्स को देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ डिफरेंट शेप. जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके शेप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और उनका साइज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है. बट जितने भी हमने चार किंगडम्स देखे, प्रोटिस्ट देखे, प्लांट्स देखे, एनिमल्स और फंगाई, इन चारों के जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके जो शेप और साइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. ऐसा नहीं कि चारों के किंगडम्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स होंगे वो सेम साइज के होंगे. नहीं, उनके शेप भी डिफरेंट होंगे और क्या होंगे, साइज भी डिफरेंट होंगे. बट वो टिपिकली उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है हम ये भी देख लेते हैं. तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म्स और ऑर्गेनेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रोकैरियोटिक में क्या था, एब्सेंट था. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ईआर भी कहते हैं. राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स होता है इसमें 80S टाइप का था, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो हमने राइबोसोम्स पढ़े थे वो 70S टाइप्स के राइबोसोम्स थे. गोल्जी कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो भी हम देखेंगे. और एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इनके जो न्यूक्लियस होते हैं उनका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. स्टूडेंट्स, हियर इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल. सो प्लांट और एनिमल सेल के यहाँ पे स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इनकी सिमिलरिटीज़ को देखेंगे और इनके डिफरेंसेस को देखेंगे, और कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते. अब उनकी साइज़ क्या होती है ये भी देखेंगे, और कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स है जो बड़ा होता है और एनिमल सेल्स में उतना बड़ा नहीं होता है. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, सेल वॉल. तो सेल वॉल होता है ना जो, वो एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है. ये एनिमल सेल है, ये जो येलोइश कलर दिख रहा है ये एनिमल सेल्स है. तो ये जो सेल वॉल है किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, बट एब्सेंट किस में होता है, इस एनिमल सेल्स में एब्सेंट्स होते हैं. पॉइंट नंबर 2, साइज की बात करते हैं. तो साइज में ये जो एनिमल सेल है ना ये क्या होगा, छोटा होता है. किससे, प्लांट सेल से. अब जो प्लांट सेल की जो साइज होती है इट इज ए कंपेरेटिवली बिगर देन द एनिमल सेल. मतलब ये जो प्लांट सेल है इसका साइज क्या है, बड़ा है. किससे बड़ा है, एनिमल सेल से बड़ा है.
पॉइंट नंबर 3, इसमें एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो कि बड़ा है, किससे? एनिमल सेल्स में जो कंपोनेंट है उससे। तो वो कंपोनेंट्स का नाम क्या है? उसका नाम है सेंट्रल वैक्यूल। ओके, तो हियर इज अ सेंट्रल वैक्यूल, एज यू कैन सी आई एम ड्रॉइंग दिस। तो इसकी जो साइज है ना ये काफ़ी बड़ी है, किससे? एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है उससे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या एक ही वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में? नहीं, देयर आर मेनी वैक्यूल्स, बट डिफरेंस यही है कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके जो वैक्यूल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है इट इज़ अ बिगर देन द एनिमल सेल हैविंग अ वैक्यूल्स। पॉइंट नंबर 4 में एक ऐसा कंपोनेंट्स जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है बट वो एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता है, तो क्या है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। Yes students, let us see the difference between the plant cell and animal cells. So here is a plant cell and here is a animal cells difference. So the first difference is a bigger cell. मैंने आपको बताया जो प्लांट सेल होते हैं उनकी जो साइज होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है? एनिमल सेल की साइज से बड़ी होती है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किसमें? प्लांट सेल में। बट किसमें एब्सेंट होता है? ये एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताया था, ये प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल्स तो एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स क्या होते हैं? एब्सेंट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है भाई? गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक कंपोनेंट्स है, किसका? दोनों, प्लांट सेल का भी है और एनिमल सेल्स का। बट दीज गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? स्कैटर्ड मतलब फैले हुए होते हैं, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। और ये इनका ओरिजिन स्टार्ट कहाँ से होता है? जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, वहीं से अराइज होते हैं और पूरे क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हैं। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल, अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो इसमें जो गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होता है ना, ये नियर बाई होता है, किसके? न्यूक्लियस के। क्योंकि ये अराइज कहाँ से होता है? न्यूक्लियर एनवेलप से ही अराइज होता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप के ही चारों तरफ क्या होता है? सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। इसमें सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, बट एनिमल सेल्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, लार्ज साइज बट फ्यू वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। अब मैंने आपको एक पॉइंट और बताया, जो प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल, इनके अंदर एक कंपोनेंट होता है वैक्यूल। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? अब प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जो साइज होती है ना, इट इज़ अ कंपेरेटिवली बिग देन द एनिमल सेल्स हैविंग वैक्यूल्स। जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा उसकी साइज क्या होगी? छोटी होगी। और ज़रूरी नहीं एक ही वैक्यूल्स होंगे, बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे, बट उनकी साइज छोटी होगी। किससे? एनिमल सेल्स में। तो वैक्यूल्स आर हियर एज यू कैन सी इन द डायग्राम, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल इनके जो वैक्यूल्स होंगे उनकी साइज छोटी होगी। एंड देयर आर मैनी वैक्यूल्स, एक वैक्यूल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज अलाइंड एट वन साइड ऑफ द पेरिफेरी बाय द वैक्यूल कंटेनिंग सेल सैप। अब इसमें क्या होता है? वैक्यूल्स की साइज तो बड़ी होती है, किसमें? प्लांट सेल में। अगर प्लांट सेल में जब वैक्यूल की साइज बड़ी होगी तो एरिया भी तो ज़्यादा कवर करेगा, और एरिया ज़्यादा कवर करेगा तो फिर न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इसीलिए क्या होता है? न्यूक्लियस पेरिफेरी मतलब साइड्स में प्रेजेंट होता है और सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो जनरली किसमें, कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। Dear students, come to the first component, that is cell wall of the plant cell. तो cell wall किस में प्रेजेंट होता है? ऑब्वियसली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में थोड़ी ना होगा। सो इस सेल वॉल में हम तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मिडिल लैमेला देखेंगे, उसके बाद में प्राइमरी वॉल्स देखेंगे, उसके बाद में सेकेंडरी वॉल्स देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मिडिल लैमेला की बात करूँ तो ये जो दो सेल, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये क्या है? मिडिल लैमेला है। अभी मिडिल लैमेला किससे बना होता है? पैक्टिन से बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। मतलब ये इट लाइज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, मतलब ये दो सेल्स के बीच में प्रेजेंस होता है। अब इस मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन कैसे होता है?
ये मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन जब सेल डिवीज़न होता है ना, तो जब सेल डिवीज़न होगा तो उसमें जो साइटोप्लाज्म्स होता है, तो जब साइटोप्लाज्म्स का डिवीज़न होता है ना, तो उसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो जब ये साइटोकाइनेसिस होगा तभी मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होता है। किससे होता है? ये सेल के प्लेट से होता है। ओके, सो इट इज लाई बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल। सो मिडिल लैमेला इज क्लियर। नाउ कम टू द प्राइमरी वॉल। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बोला कि ये एक सेल है और ये क्या है? ये दूसरा सेल है। मिडिल लैमेला दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में ही रहेगा। तो ये एक पहला वाला सेल है, ये सेकंड सेल है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होता है ना, वो क्या होता है? मिडिल लैमेला से स्टार्ट होता है आफ्टर द एंडिंग ऑफ द मिडिल लैमेला। जैसे मिडिल लैमेला का एंडिंग होगा, वहाँ पे क्या होगा? आपका सेल वॉल क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है? प्राइमरी सेल वॉल। ये किससे बना होता है? हेमीसेलुलोज से बना होता है, पैक्टिन से बना होता है, लिपिड से और प्रोटीन से। जनरली हम लिपिड और प्रोटीन्स बोलते हैं। तो लिपिड्स कैसे होते हैं? वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। लिपिड्स अकेला नहीं होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है, मतलब उसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसका फंक्शंस क्या है? ये क्या करता है? मैकेनिकल इंजुरी से बचाता है, दूसरा एक इन्फेक्शन से बचाता है, और ये क्या करता है? ये सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी वॉल जो होते हैं ना, जैसे ही प्राइमरी सेल एंड होगा, इट मीन्स द नेक्स्ट टू द प्राइमरी सेल। जैसे ही प्राइमरी सेल या सेल वॉल का एंड होगा, उसके बाद सेकेंडरी वॉल लेयर स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा? इट इज नेक्स्ट टू द प्राइमरी सेल वॉल एंड इट इज डिपोजिटेड एट 3 लेयर। अब इस क्या होगा? इस सेकेंडरी वॉल्स में 3 लेयर डिपोजिट होते हैं। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट सेल, हियर इज अ फर्स्ट लेयर, हियर इज अ सेकेंड लेयर एंड हियर इज अ थर्ड लेयर। और इन लेयर्स के नाम है, पहले वाले लेयर्स का नाम है S1, दूसरे वाले लेयर्स का नाम है S2 और तीसरे वाले लेयर्स का नाम है S3। सेकेंडरी सेल वॉल इज मोर सेलुलोजिक। अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है, अगर हम प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल का कंपेयर करेंगे, तो जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है ना, वो ज़्यादा सेलुलोजिक होता है। इट मीन्स व्हाट? इसमें ज़्यादा सेलुलोज प्रेजेंट होता है। किससे? प्राइमरी सेल वॉल से, बट लेस हेमीसेलुलोज। बट इस सेकेंडरी सेल वॉल में, मतलब ये जो तीनों S1, S2 और S3 है, इसमें क्या होगा? हेमीसेलुलोज कम होगा। और इसमें किसका डिपोजिशन होता है? क्यूटिन्स का डिपोजिशन होगा, स्यूबेरिन का डिपोजिशन होगा, वैक्स का और लिग्निन का डिपोजिशन होगा। किसमें? इस S1 में, S2 में और S3 में। पहला है ये क्या करता है? ये दो सेल्स को क्या जोड़ने का काम करता है। इट मीन्स एक सीमेंट का वर्क करता है। सीमेंट क्या करता है? दो ईंटों को जोड़ता है ना, तो वैसे ही ये मिडिल लैमेला क्या करता है? ये दो सेल्स को क्या करता है? जोड़ के रखता है। ओके, dear students, let us talk about the simple pits and border pits, but before that we will talk about the middle lamella and plasmodesmata. Okay, तो सबसे पहले हम मिडिल लैमेला की बात करते हैं। तो मिडिल लैमेला मैंने आपको बताया, ये दो सेल्स को जोड़ने का काम करता है, मतलब ये सीमेंट का वर्क करता है। जो रेड कलर आप दिख रहा है, दैट इज अ मिडिल लैमेला। ओके, अब दो सेल हैं तो उनके दोनों सेल के ऑर्गेनल्स भी होंगे, और जब दो सेल्स जॉइंट्स हैं, अगर दो सेल्स जॉइंट है तो उनके बीच में कोई रिलेशन भी होगा। तो रिलेशन ये है कि अब ये जो प्लाज्मोडेस्माटा आपको दिख रहा है, ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? जो दो सेल्स होते हैं ना, सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब जो सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये उनको कनेक्ट करके रखता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सिंपल पिट्स एंड द बॉर्डर पिट्स। तो सिंपल पिट्स और बॉर्डर पिट्स क्या होते हैं और इनके सेल वॉल में रोल्स क्या होते हैं, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता है सेकेंडरी वॉल जो S1 है, S2 है और S3 है, ये तीनों किससे बने होते हैं? लिग्निन से बने होते हैं, सुबेरिन से बने होते हैं, वैक्स होता है, इन्हीं का डिपोजिशन होता है, तो इनका फॉर्मेशन होता है। बट जहाँ जहाँ पे इनका डिपोजिशन नहीं होता है, वहाँ एरिया क्या होती है? मिसिंग होती है, लाइक दिस, एज यू कैन सी इन द डायग्राम in the second cell also. So these cells or these pits, the simple pits is a uniform. ये जो pits होते हैं क्या होते हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट? बेस में इनका जो साइज होगा वो क्या होगा? सेम होगा, और ओपनिंग में भी इनकी साइज क्या होगी? सेम होगी। अब जो दो सेल्स हैं, सपोज अगर फर्स्ट सेल में यहाँ पे ओपनिंग है, अगर सेकेंड सेल में यहाँ पे ओपनिंग होगी तो ये नहीं होगा, तब फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? इसके लिए ये क्या होगा? एक दूसरे के फ्रंट में होंगे। जो ओपनिंग होगी सिंपल पिट्स की, दो सेल्स के बीच में, एक दूसरे की क्या होगी? फ्रंट में होगी।
नाउ कम टू द बॉर्डर पिट्स। बॉर्डर पिट्स की बात करें तो बॉर्डर पिट्स का जो जो बेस होता है वो क्या होता है, वाइड होता है, मतलब चौड़ा होता है, बट जो इनकी ओपनिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ही नैरो होती है। तो जनरली ये जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में पाए जाते हैं। ओके, तो इसको हम बॉर्डर पिट्स बोलते हैं। नाउ एंड दिस पिट्स, सिंपल पिट्स एंड द बॉर्डर पिट्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन। अभी क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे एक दूसरे के फ्रंट में है तो फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। यहाँ पे भी एक दूसरे के फ्रंट में है, बट ये क्या है, यहाँ पे जो ओपनिंग्स है वो नैरो है और जो बेस है वो वाइड है, तो एक दूसरे के फ्रंट में रहेंगे, इन फ्रंट ऑफ द बोथ द सेल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ईजी हो जाएगा। Dear students, now come to the second topic, that is cell membrane and plasma membrane. Cell membrane is also called as a plasma membrane. Okay, so इसकी थिकनेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 75 एमस्ट्रॉन्ग होती है, एमस्ट्रॉन्ग में होती है। ओके, अब इसका कंपोजिशन क्या है, मतलब ये बना किससे होता है। सो लेट अस कम विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ लिपिड। अभी जो लिपिड्स होता है ना, वो अकेले नहीं होता, वो फॉस्फोलिपिड्स के साथ में होता है, मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप्स भी क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, बाइलेयर। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड शोज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल। तो हर एक सेल्स में क्या होता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स का रेशियो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर हम आरबीसी की बात करें, ह्यूमन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। सो एग्जांपल, ह्यूमन आरबीसी शोज 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड। तो ह्यूमन का जो आरबीसी होता है, आरबीसी में 52% ऑफ प्रोटीन्स होते हैं और 40% क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज फॉस्फोरस इज हाइड्रोफिलिक। जो फॉस्फोरस है क्या है, हाइड्रोफिलिक है, एंड लिपिड इज हाइड्रोफोबिक, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एम्फीपैथ। Let us understand with the help of diagram. So you can see here the orange one, or you can say the red one, is a phosphate group and the yellow one is a lipid. Actually this is bilayer. Why this is bilayer? Because lipid is a hydrophobic. What is mean by hydrophobic? Hydro means water and phobic means what? Dar. Yeah, you can say hate. So hydro means water, phobic means hate. So hydrophobic means water hating. So these lipid, actually oil है, फैट्स है, फैट्स तो ऑब्वियसली इट विल नॉट सॉल्युबल इन द वाटर, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक हो गया। बट जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं या हाइड्रोफिलिक्स होते हैं, इसीलिए ये क्या होता है, बाइलेयर से होता है। अब एक्चुअली सपोज ये एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स का आउटसाइड है, ओके, जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये क्या है, इंट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में भी वाटर प्रेजेंट होगा और इंट्रा सेलुलर में भी वाटर प्रेजेंट होगा। अगर बाइलेयर नहीं होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर से तो लिपिड्स तो एक्स्ट्रा सेलुलर से बच जाएगा, बट इंट्रा सेलुलर से लिपिड कैसे बचता, इसके लिए क्या हो गया, बाइलेयर। अब यहाँ पे एक अरेंजमेंट तो हो गया, ठीक है, ओके। नाउ इंट्रा सेलुलर मतलब इंटर सेलुलर मतलब जो सेल के अंदर जो वाटर्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, उनसे बचने के लिए क्या हो गया, दूसरा क्या बना दिया, लेयर बना दिया। अब इसमें क्या कर दिया, जस्ट अपोजिट कर दिया। यहाँ पे क्या किया, फॉस्फेट ग्रुप को नीचे कर दिया और लिपिड ग्रुप को ऊपर कर दिया। तो इसमें क्या होते हैं, जितना लिपिड्स का अनसैचुरेशन होगा, ये जो लिपिड है येलो कलर, ये जितना अनसैचुरेटेड होगा ना, इसकी लिक्विडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब क्या होगा, अनसैचुरेशन मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जनरली ये लिपिड्स क्या है, कार्बन 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 की चेन होती है और लास्ट में क्या होता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तो हो गया, बाइलेयर कैसे हुआ आपको पता चल गया, बट अब प्रोटीन्स का डिपोजिशन कैसे होता है, प्रोटीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो प्रोटीन्स भी यहीं पे प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। इसमें एक ही टाइप्स के नहीं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक प्रोटीन का क्या फंक्शन अलग अलग होता है, ओके, विच विल सी इन द सिंगर एंड निकोल्सन डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन. It was proposed by Singer and Nicholson in 1972. According to this model, इस मॉडल से it is made up of phospholipid bilayer and protein. I hope you guys understand the phospholipid bilayer and proteins. Proteins are iceberg in the sea of a lipid.
प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक आइसबर्ग, मतलब एक आइस की क्या होती है, लेयर होती है। ओके, उसके बाद में क्या होता है, लिपिड्स होता है। लिपिड्स को उन्होंने क्या कंसीडर किया, सी कंसीडर किया, सी मीन्स समुद्र कंसीडर किया। ओके, तो इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। तो प्रोटीन्स जो होते हैं ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के प्रोटीन होते हैं। ओके, तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे जो होते हैं चैनल प्रोटीन का वर्क करते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गए, इंटीग्रल प्रोटीन हो गए। ये जो तीनों प्रोटीन है ना, तो इनके जो फंक्शंस होंगे ना, वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब हम बात करें ग्लाइकोप्रोटीन की, तो ग्लाइको मीन्स व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, और ये प्रोटीन पे अटैच्ड है, मतलब प्रोटीन पे अटैच्ड है ना ये, क्योंकि पहला वाला लेयर क्या है, प्रोटीन है। ओके, तो प्रोटीन पे अटैच्ड है, इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये कार्बोहाइड्रेट मीन्स व्हाट, इसको भी मैं ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकता हूँ। कार्बोहाइड्रेट मीन्स व्हाट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं, क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, ये अगेन ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये किससे अटैच है, ये लिपिड से अटैच है, इसके लिए इसको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का एक मेन फंक्शन होता है, मैंने आपको बताया था, जो कार्बन कार्बन में जो डबल बॉन्ड्स होंगे, जितने बॉन्ड्स होंगे उतनी क्या होगी, अनसैचुरेटेड होगी। जितना ही अनसैचुरेशन होगा उतनी ही उसकी लिक्विडिटी होगी, बट ज़्यादा लिक्विडिटी भी नहीं होती है। क्यों, सपोज हमारे पास 3 सीज़न है, गर्मी है, ठंडी है और बरसात है। ओके, तो गर्मियों के सीजन्स में तो ठीक है, बट ठंडी के सीजन्स में क्या करते हैं, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है। तो ऐसे जगह पे क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इस जो लिपिड्स है इसकी लिक्विडिटी को मेंटेन करता है। और सिंगर और निकोलसन ने सबसे बड़ा पॉइंट ये बताया था कि जो लिपिड्स होते हैं ना, ये मूवमेंट करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, ये एक जगह पे रुकते नहीं हैं। इसके पहले भी बहुत लोगों ने बताया था जो सेल मेम्ब्रेन है, एक पन्नी है, थैली है, बट इट वॉज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो द सिंगर एंड निकोलसन स्टेटेड दैट द लिपिड्स इज द फ्लो, मतलब इसका क्या होता है, फ्लो होते रहता है कंटिन्यूअसली, ये रुकता नहीं है। बट इन केस ऑफ इन लो टेम्परेचर में क्या होगा, तो फैट है, तो फैट क्या होगा, जम जाएगा। बट ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल उसकी लिक्विडिटी को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द ऑल द प्रोटीन्स एंड द सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, नाउ अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द फ्लो चार्ट। ओके, सो अभी आपने मिडिल लैमेला देख लिया, सिंपल पिट्स देख लिए, बॉर्डर पिट्स देख लिया, प्लाज्मोडेस्माटा देख लिया। अब मिडिल लैमेला देख लिया, 2 सेल्स को ज्वाइंट करके रखता है, और प्लाज्मोडेस्माटा आपने देख लिया कि 2 सेल्स के ऑर्गेनल्स को क्या करता है, कनेक्शन करके रखता है। ओके, तब सेल टू सेल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और एनर्जी का रिक्वायरमेंट कहाँ पे होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे पैसिव मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपको एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं करना है, यू डू नॉट हैव टू लॉस योर एटीपी। बट इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इट इज अगेंस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। बट इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। ऑब्वियसली हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाने के लिए आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट लगेगा ही नहीं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, एक्चुअली इसको सिंपल डिफ्यूजन्स बोलते हैं। इस डिफ्यूजन्स में क्या होते हैं, वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, और लिपिड्स क्या है, हाइड्रोफोबिक है। बट सिंपल डिफ्यूजन्स में होता है, जो वाटर होते हैं ना, वो लिपिड्स के बीच में से भी बाहर जा सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन्स बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन्स। बट कब होगा, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा, या तो आप सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर से या इंट्रा सेलुलर में आ सकते हैं, या फिर इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में आ सकते हैं। ओके, अब सेकेंड पॉइंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो चैनल प्रोटीन्स क्या करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स है या जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करते हैं, वो तो लिपिड्स और प्रोटीन की लिपिड्स से तो आ नहीं पाएंगे, उनको क्या करता है, प्रोटीन्स क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चैनल प्रोटीन। अब कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो कैरियर प्रोटीन्स में क्या होता है, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जांपल हम ग्लूकोज की बात करें, तो ग्लूकोज क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ओके, तो ऑब्वियसली ये क्या है, वाटर लविंग है, और ये लिपिड से तो प्यार करेगा नहीं। तो कैरियर प्रोटीन क्या करता है, उनका शेप कुछ ऐसा होता है। तो इस शेप में क्या होगा, ग्लूकोज का डिपोजिशन होगा, और आगे जाके क्या करेगा, वो अपना शेप चेंज कर लेगा। ये
अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, वो ग्लूकोज एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में पास कर जाएगा। ओके, नाउ कम टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, ऑलवेज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से आपको हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाना है। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाने के लिए आपको चैनल और प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, एज अ पंप हेल्प करते हैं। Dear students, last topic of the video is a cytoplasm. So let us understand the composition, function and the structure of the cytoplasm. Cytoplasm is nothing but the jelly-like structure present in the cell. Cytoplasm actually क्या होता है, jelly-like structure होता है, ये jelly-like material होता है and it's not static. ये static नहीं होता, means fix नहीं होता. It सो स्ट्रीमिंग मूवमेंट कॉल्ड साइक्लोसिस। अभी क्या होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म का जेली स्ट्रक्चर होता है ना, ये मूव करते रहता है, जो मॉलिक्यूल्स है या जो मटेरियल्स है ये मूव करते रहता है, इसी को हम साइक्लोसिस कहते हैं। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द कंपोजिशन। इट कंटेन वाटर एज अ मेजर कंपोनेंट। इसमें क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म्स में जो वाटर होता है एक मेजर कंपोनेंट्स होता है, इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और वाटर के साथ साथ में क्या होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। और वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, शुगर होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसको बाद में एक्सक्रीट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म से, सेल से बाहर। नाउ अंडरस्टैंड द फंक्शन। इट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अभी क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होंगे, मतलब जो और कंपोनेंट्स होंगे, उन लोग के फंक्शंस में क्या करता है, ये हेल्प करता है। इट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ओके, सपोज अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में प्रोटीन्स आते हैं, ओके, तो क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म हेल्प करता है एक्सचेंज करने में या डिस्ट्रीब्यूशन करने में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल दी आर्या एकेडमी को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और प्लास्टिड्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन और कॉम्पोजिशंस को देखेंगे। और तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। गॉड ब्लेस यू।